स्वागत है स्वागत है स्वागत है स्वागत है एक बार फिर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं सूरज चौहान स्वागत करता हूँ आपके यूट्यूब चैनल आर्ट्स विद सूरज सर के अंदर। आगे बढ़ने से पहले आपको मैं बता दूं कि हम लोग ने 12th आर्ट्स महाराष्ट्र बोर्ड के सारे सिलेबस 1 बाय 1 एक एक चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं सबके, चाहे वो ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर हो, चाहे वो हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर हो, चाहे वो पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट चैप्टर हो, चाहे वो सोशियोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर, चाहे वो साइकोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर, चाहे वो इकोनॉमिक्स, याद रखना उसका भी फर्स्ट चैप्टर हमने कंप्लीट किया है। इकोनॉमिक्स, कॉमर्स एंड आर्ट्स ये दोनों के हैं, तो आप दोनों अपने फ्रेंड्स को बता सकते हो, आर्ट्स और कॉमर्स दोनों को बता सकते हो कि सर ने इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर भी पढ़ा के देखा है, ठीक है, और यहाँ पे डाल दिया बहुत बेहतरीन तरीके से। आज हम लोग फिर सीखेंगे सेक्स कॉम्पोजिशन। सेक्स कॉम्पोजिशन, कहीं पे भी आपको अगर ये वर्ड दिख रहा है ना सेक्स कॉम्पोजिशन, तो उसका सेक्स मतलब होता है फीमेल। क्या होता है? फीमेल। फीमेल होता है। मतलब अगर मैं कहीं बोल रहा हूँ कि कहीं का मेल पॉपुलेशन बताओ, तो मैं डायरेक्ट बोलूंगा वहाँ का टेल मी द मेल पॉपुलेशन ऑफ दैट एरिया, ऐसा बोलूंगा। बट अगर मुझे कहीं का फीमेल पॉपुलेशन जानना है तो मैं ये नहीं बोलूंगा टेल मी दैट फीमेल पॉपुलेशन ऑफ दैट एरिया, ना, ऐसा नहीं बोलूंगा। मैं क्या बोलूंगा उन्हें कि टेल मी द सेक्स रेशियो ऑफ दैट एरिया। मैं क्या बोलूंगा? टेल मी द सेक्स रेशियो ऑफ दैट एरिया। सेक्स मतलब होता है फीमेल, तो फीमेल पॉपुलेशन मुझे अगर जानना है तो मैं सेक्स रेशियो बोलूंगा वहाँ का, ठीक है। तो पॉपुलेशन पिरामिड आल्सो टेल अस अबाउट द नंबर ऑफ वुमेन एंड मैन इन वेरियस एज ग्रुप ऑफ द कंट्री। जो पॉपुलेशन पिरामिड है वो हमें आदमी और औरत, मेल और फीमेल दोनों के एज ग्रुप का हमें रेशियो बताता है, ठीक है, इंफॉर्मेशन देता है। द जेंडर डिस्ट्रीब्यूटिंग इन द कंट्री इज एन इंपॉर्टेंट डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स। The ratio between the number of women and men is the population is called sex ratio। अब sex ratio, अब ये जो है ये रेशियो है, ठीक है, ये नंबर होता है वुमेन और मैन के बीच में, और पॉपुलेशन इज कॉल्ड सेक्स रेशियो। मतलब नंबर ऑफ फीमेल पर 1000 मेल इज नोन एज सेक्स रेशियो। अगर सेक्स रेशियो में देखना है तो कितनी महिलाएं कितने पुरुषों पे हैं, ठीक है। अगर महिलाएं कम और पुरुष ज़्यादा हैं, ठीक है, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी मेल को ऊपर लाल बनना पड़ेगा। ऑब्वियस, सही बात बता रहा हूँ। नंबर ऑफ फीमेल पर 1000 मेल इज नोन एज सेक्स रेशियो। इट इज इंडिया इज कैलकुलेटेड यूजिंग द फॉर्मूला। अब देखो मैंने क्या, पर 1000 मेल, 1000 मर्दों पे नंबर ऑफ फीमेल पर 1000 मेल मैंने पहले बोल दिया। तो जो मेल हैं वो 1000 मेल में से कितने मेल उनके फीमेल उनके पास हैं, मतलब समझ रहे हो, 1000 मर्दों में 1000 मर्दों को कितनी फीमेल मिलने वाली हैं, ठीक है। मान लो मर्द हैं 1000, ठीक है, और फीमेल है 990, तो 10 लोग पोपट लाल बनेंगे, इसी को बोलते हैं सेक्स रेशियो, ठीक है। हम लोग मर्दों को बेस मान के फीमेल का पॉपुलेशन निकालते हैं, इसी को सेक्स रेशियो बोलते हैं। द सेक्स रेशियो इज एन इम्पॉर्टेंट, और सेक्स रेशियो एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देता है हमें अबाउट किसी कंट्री के अंदर वुमेन का स्टेटस क्या है, इसके बारे में हमें वो बहुत अच्छा इंडिकेटर जैसा दिखता है, ठीक है। एन एवरेज वर्ल्ड पॉपुलेशन रिफ्लेक्ट सेक्स रेशियो इज 990 एंड पर 1000 मेल। अगर पूरे वर्ल्ड का अगर हम लोग पॉपुलेशन देखें, पूरे वर्ल्ड का अगर हम लोग क्या देखें पॉपुलेशन, तो 1000 आदमियों पे 990 ही महिलाएं हैं। मतलब हर कंट्री में मान लो 10 ऐसे लोग होंगे जो लोग क्या हो जाएंगे, जो लोग पोपटलाल बनेंगे, जिनकी शादियाँ ही नहीं भाई, लड़की ही नहीं तो शादी कहाँ से होगी, समझ में आ गया। हाँ, वो अलग बात है कि वो किसी को लेके वापस भाग गया, वो अलग बात है। The highest sex ratio in the world has been recorded in a country like लातविया। कहीं पे अगर हाईएस्ट सेक्स रेशियो अगर देखने मिला, ज़्यादा पॉपुलेशन कहीं देखने मिला है तो वो है लातविया, एस्टोनिया, रशिया, यूक्रेन। वेयर आर दे 1162 1162 फीमेल पर 1000 मेल। अल्लाह, मतलब 1000 मर्द हैं। मतलब पूरी दुनिया में सिर्फ एस्टोनिया, लातविया और रशिया और यूक्रेन एक ऐसा देश है जहाँ पे मर्द 1000 हैं और 1000 मर्दों पे लड़कियाँ कितनी है, 1162 1162। मतलब सिर्फ मतलब वहाँ पे 162 जो लड़कियाँ हैं वो पोपटलाल बन जाएंगी, क्योंकि उनको आदमी ही नहीं मिलेगा। इन कॉन्ट्रास्ट, अब इसके उल्टा देखा जाए, सऊदी अरब का जो सेक्स रेशियो है वो कम है, दैट इज 667, मतलब 667 ही फीमेल है वहाँ पे। इसका मतलब ये बहुत बुरी बात है, 1000 आदमियों में से 667, बाप रे बाप, ये तो 350 का आंकड़ा पार, 350 लगभग ऐसा लोग हैं, आदमी होंगे जिनको लड़कियां ही नहीं मिलेगी, ठीक है।
Countries like China, India, Bhutan, Pakistan, Afghanistan have a lower sex ratio. In general, Asia has the low sex ratio. मतलब बताया जा रहा है भूटान, इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, इन सब जगहों पे क्या है, सेक्स रेशियो कम है. इन शॉर्ट बोला जाए तो एशिया का सेक्स रेशियो ही कम है. और ज्यादा किसका है? एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया. एस्टोनिया, लातविया, रशिया, यूक्रेन. एस्टोनिया, लातविया, रशिया, यूक्रेन, इन सब के क्या है, सेक्स रेशियो बहुत ज्यादा है. सऊदी अरब के बहुत कम है. एशिया का तो टोटली कम है. डेमोग्राफिक डिवाइडेड, अब ये देखेंगे हम लोग. डेमोग्राफिक डिवाइडेड, डेमोग्राफी मतलब क्या होता है? जो स्टडी ऑफ पॉपुलेशन होता है ना, जो पॉपुलेशन स्टडी करते हैं उसको बोलते हैं डेमोग्राफी. ठीक है. डिवाइडेड refers to growth of an economy which is result of a change in the structure of a country population. The changing comes become the decline in birth rate and death rate as fewer birth registered. A number of young dependent groups similar related to working dependent population. मैंने आपको जो बताया कि कहीं की जो डेमोग्राफी है ये रिफर करती है ग्रोथ एक इकोनॉमी की. ऑब्वियस सी बात है, अगर ज़्यादा पॉपुलेशन होगा तो वो इकोनॉमी जल्दी ग्रो नहीं कर पाएगी, क्योंकि वहाँ के लोग जो भी काम करेंगे वो खुद ही जो पैदावार करेंगे, जो प्रोडक्शन करेंगे वो खुद ही खा के ख़त्म कर देंगे. क्या उसको बाहर बेच पाएंगे? नहीं. तो क्या देश की इकोनॉमी बढ़ेगी? नहीं. अगर वही लोग पैदावार ज़्यादा करें और पॉपुलेशन कम हो तो लोग खा भी लेंगे और बाहर एक्सपोर्ट भी कर पाएंगे. इसलिए वहाँ का डिपेंड करता है डेमोग्राफी के ऊपर इकोनॉमी. और ये चेंजेस आता है बिकॉज ऑफ डिक्लाइन इन बर्थ रेट एंड डेथ रेट. ठीक है. वहाँ पे ऐसा हो कि बर्थ रेट और डेथ रेट में डिक्लाइन देखने मिले. एज फ्यूअर बर्थ रेट द रजिस्टर्ड ऑफ नंबर ऑफ यंग डिपेंडेंसी. अब सीधी सी बात है, जब बच्चे ज़्यादा पैदा होंगे तो वो डिपेंड तो होंगे अपने माता पिता के ऊपर. बच्चे को देखे नहीं, माँ और पिता हमेशा उसे लेके घूमते रहते हैं, क्योंकि वो डिपेंडेंट है. अभी वो इंडिपेंडेंट पॉपुलेशन नहीं है, वो वर्किंग है, डिपेंडेंट पॉपुलेशन है. समझ में आ गया? और अपने कंट्री में अगर आप देखोगे तो हमारे यहाँ पे ऐसे बहुत सी जगह हैं जहाँ पे गवर्नमेंट में रजिस्टर्ड ही नहीं होता है कि हमारे यहाँ कितने बच्चे पैदा हुए, कितने. तो होम डिलीवरी हो जाती है, उनका रजिस्ट्रेशन ही मालूम नहीं पड़ता है. वर्किंग पॉपुलेशन कितना है हमें वही नहीं मालूम पड़ेगा. इंडिपेंडेंट पॉपुलेशन कितना है वही नहीं हमें मालूम पड़ेगा. बहुत सी चीज़ें होती हैं. The ratio between working and non-working dependent population determine how productive of the country is economically. अभी क्या बोल रहा है, जो रेशियो अगर हमें देख रहे हैं कि कितने वर्किंग और कितने नॉन वर्किंग डिपेंडेंट है, उससे हम लोग किसे निर्धारित कर सकते हैं? प्रोडक्शन ऑफ द कंट्री इकोनॉमिकली. ठीक है. हमें प्रोडक्शन देख सकते हैं कि कंट्री कितना प्रोड्यूस कर रही है एक साल के, तो उसकी जीडीपी कितनी है, उससे हम लोग कैलकुलेट करके पर कैपिटा इनकम निकाल सकते हैं. पर कैपिटा इनकम हर एक के ऊपर, अगर देश की इकोनॉमी मान लो 100 रुपया है, पॉपुलेशन अगर 50 है तो हर आदमी के ऊपर डाल दो एक आदमी का इनकम कितना है, 2 रुपया. इसी तरीके से आप पता कर सकते हो कि देश की टोटल जो वर्किंग और नॉन वर्किंग पॉपुलेशन है वो कितनी है और कितना कमा रही है, कितना एक आदमी पे आ रहा है. When the population of a country goes change through demographic transition, फर्टिलिटी रेट, बर्थ रेट एंड डेथ रेट ऑल्सो चेंजेस. मतलब सीधी सी बात है, अगर डेमोग्राफिक ट्रांजिशन देखने मिल रहा है, कभी ज़्यादा हो रहा है, कभी कम हो रहा है, कभी फिर बढ़ जा रहा है, फिर कभी कम हो जा रहा है, तो यह देखने मिलता है कहीं ना कहीं बर्थ रेट ज़्यादा होता है, कहीं ना कहीं बर्थ रेट कम होता है. ठीक है. कहीं डेथ रेट ज़्यादा हो जाएगा तो लोग वहाँ के कम हो जाएंगे. तो ये सब इन पे चलता है. ठीक है. Change in the age structure of a country, the fewer birth of registered, the number of the dependent becomes smaller than the working population. With fewer people to support and more people are working, economically resources are invested other area to accelerate the country economically develop. As a result of this, per capita income. अब देखो मैंने जिसकी बात किया ये लोग यहाँ पे इसकी बात कर लिए. ठीक है. As a result of this, per capita income increase over the time. This income benefit the form of dividend which benefit everyone in the economy. Obvious सी बात है, जब ज़्यादा बर्थ होगा तो ज़्यादा बच्चे होंगे, ज़्यादा डिपेंडेंट पॉपुलेशन हमें देखने मिलेगा. बट भाई अगर हमारे यहाँ पे अगर लिमिटेड अगर बच्चे हों तो ज़्यादातर हमारे पास कौन से देखने मिलेंगे? इंडिपेंडेंट वर्किंग पॉपुलेशन देखने मिलेगी जो मस्त काम करेगी एंड उससे इनकम भी अच्छा आएगा. पर कैपिटा इनकम अगर टोटल पॉपुलेशन पे अगर हम नेशनल इनकम को डाल दें और पर कैपिटा इनकम एक आदमी के ऊपर अगर उसे जोड़ा जाए डिवाइड करके, तो भी हमें एक अच्छा खासा अमाउंट देखने मिलेगा एंड ये हर एक चीज जन को बेनिफिट पहुंचाएगा. ठीक है. These benefits are to achieve automatically. Demographic divide depends on whether the government implements the right policy in
areas such as education, health, research, etc. It depends on level of schooling, employment, frequency of childhood, economic policies of tax incentives, health program, pensions and रिटायरमेंट पॉलिसीज। ये सारी चीज़ें हमें बेनिफिट तब पहुंचा सकते हैं जब हम लोगों को एजुकेट करेंगे, उनके पास पैसे होंगे, ठीक है। एंड एजुकेट करने के बाद क्या होगा कि लोगों को मालूम रहेगा कि हाँ ज़्यादा पॉपुलेशन अच्छी नहीं है, हम दो हमारे दो, यही वाला सिनेरियो हमें लेके चलना चाहिए। हमें पाकिस्तान जैसा या फिर हमें मुस्लिम लोग है ये नहीं देखना चाहिए कि हम दो हमें कितने भी दो, वो नहीं, हमें हम दो हमारे दो, ठीक है। उसी में हमें खुश रहना चाहिए। या तो न बच्चा न बच्ची नींद आए अच्छी, वो वाली चीज़ हमें फॉलो करनी चाहिए, तभी कहीं ना कहीं जाके देश आगे बढ़ेगा। देखो ये तो वो वाले पैरामीटर हो गए ना जिससे देश चलो खुद हद तक पीछे जा रहा है। बाकी बेरोजगारी का क्या, बाकी भ्रष्टाचारी का क्या, बाकी खाने में मिलावट का क्या, इन सब चीज़ों को कौन देखेगा। ये भी तो कोई ना कोई पैरामीटर है लोगों को मारने के लिए। आगे देखते हैं। डेमोग्राफी डिवाइडेड इनटू कंट्री इज विजिबल इन फॉलोइंग वे। अब डेमोग्राफी किस तरीके डिवाइड है कंट्री के अंदर, अब इस सब जो है पर्सनल सेविंग कैन ग्रो एंड कैन बी यूज टू स्टिमुलेट टू द इकोनॉमी। अब जो तुम्हारा पर्सनल सेविंग है उससे कहीं ना कहीं तुम ग्रो होते हो। याद रखना, तुम्हें कभी भी डिफिकल्टी पड़ती है तो तुम अपने पर्सनल सेविंग को यूज करते हो। ये तुम्हारे फ्यूचर के आने वाली प्रॉब्लम को क्या करता है, थोड़ा सा तुम्हें राहत देता है। As number of children are less, parents can invest more in the education, thus human capital is built। अगर बच्चे अगर कम होंगे तो लोग ज़्यादातर अपने एक बच्चे के ऊपर ही ध्यान दे पाएंगे, उनके ऊपर एजुकेशन दे पाएंगे, उनको अच्छे से माल नरिशमेंट उन्हें अच्छे से न्यूट्रिशन दे पाएंगे। इससे माल नरिशमेंट नहीं होगा, ठीक है, प्रोटीन उन्हें अच्छे से मिलेगा, हर एक चीज़ हर फैसिलिटी उनको अच्छी एजुकेशन मिलेगी जिससे वो मस्त डेवलप्ड होंगे, विकसित होंगे, उनका माइंड अच्छा चलेगा, ठीक है। एंड ये हमारा कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल जैसा बिल्ड होगा। समझ में आ गया। एज मोर वुमेन ज्वाइन द लेबर फोर्स एंड बिकम इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग, दे कॉन्ट्रीब्यूट द इकोनॉमी इन इकोनॉमिक ग्रोथ। अब हमारे इंडिया का कल्चर क्या है कि आदमी कमाएगा और सब बैठ के खाएंगे, औरत भी। लेकिन अगर आदमी और औरत भी अगर साथ में मिलकर काम करने लग जाए और कमाने लग जाए तो अपने देश की जो इकोनॉमी है वो डबल पर पहुंच जाएगी, क्योंकि हमारे यहाँ औरतें काम ही नहीं करती। पर कैपिटा मतलब पर कैपिटा इनकम जो भी है वो जीडीपी से इंक्रीज होना चाहिए, बिकॉज डिपेंडेंट रेशियो इज डिक्रीज। हमारे यहाँ पे जो पर कैपिटा है जीडीपी इंक्रीज, ठीक है, ये होना चाहिए, ठीक है। जो पर हर आदमी के ऊपर जो हम जीडीपी का पैसा हर आदमी पे जो डिवाइड करके डालते हैं वो कहीं ना कहीं इंक्रीज देखने चाहिए, ठीक है, क्योंकि हमें अपना डिपेंडेंसी रेशियो क्या करना चाहिए, कम करना चाहिए। डिपेंडेंसी मतलब बच्चे कम पैदा करो तो वो बच्चे तुम पे कम डिपेंडेंट रहेंगे, कम डिपेंडेंट रहेंगे तो तुम अपना जो पैसा है वो कहीं और यूं में इन्वेस्ट कर सकते हो एक बच्चे पे। अब देखो कंट्री के अंदर रिटायरमेंट एज रिफॉर्म लेके आ गया बिल। जर्मनी के अंदर कितना है, ठीक है, 67 2023 में 66/23 एंड 67/2029 तक कर दिया गया। यूनाइटेड स्टेट्स में 67 क्या है रिटायरमेंट एज है, 1960 है, उसके बाद जो लेटर हुआ है वो अलग। यूनाइटेड किंगडम मतलब तुम्हें ये सब देखना है कि सबका क्या है, अपना रिटायरमेंट एज है। ये सारी चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, हमें अपना देखना है, दूसरों का देखना नहीं है। अभी हम लोग कहाँ थे, ओके, तो ये हमारा इतना ये खत्म हो गया। अच्छा ठीक है, अभी हम लोग इस पे रहेंगे। टेबल 2.2 बता रहा है कि कंट्रीज का क्या कंसिडर किया गया, इंक्रीज रिटायरमेंट एज सबका बढ़ाया गया है, ठीक है। हैपनिंग बिकॉज क्यों, इंक्रीजिंग एजिंग पॉपुलेशन बट इंक्रीजिंग प्रेशर ऑन पेंशन फंडिंग। अब कहीं ना कहीं लोगों का एज बढ़ जा रहा है तो उनका हाथ पैर कम चलने लग जा रहे हैं, तो लोग किसका ज़्यादा वो मांग कर रहे हैं, पेंशन दो हमें, रिटायरमेंट प्रोविजंस के अंदर मेडिकल फैसिलिटीज दो। देयरफॉर मैनी कंट्री हैव बिगन रेजिंग द पर्सनल पेंशनेबल रिटायरमेंट एज, इंक्रीजिंग एज पॉपुलेशन। इसीलिए सारी कंट्री क्या कर रही है, तुम्हें बैठ के पैसे नहीं देगी भाई, तुम लोग का एज ही बढ़ा दे रही है, तुम इतने साल तक काम करो। इसलिए 60 से 67 कर दिया गया, 69 कर दिया गया, ठीक है। बिकॉज लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ जनरली इंक्रीजिंग, थस पीपल कैन वर्क अप टू हायर एज। और उस जगह का अगर कंट्री अगर डेवलप्ड है तो वहाँ मेडिकल फैसिलिटीज अच्छी है तो ऑब्वियसली बात है लोग जल्दी मरेंगे नहीं, तो 60 साल के बजाय 69 कर दिया गया कि जब अपना फैसिलिटी सब कुछ अच्छी है तो तुम काम करो और पैसे लो, ठीक है, तुम्हें फ्री में बैठ के हम देंगे नहीं, ठीक है। तो इसीलिए वहाँ पे हायर एजेस तक सबको काम कराया जा रहा है।
एग्जाम्पल द लाइफ एक्सपेक्टेंसी इन जापान अराउंड 84 ईयर्स। जापान की लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब एक आदमी वहाँ पे कितना साल जीता है, 84 ईयर्स है, और हमारे यहाँ 60 साल है। ठीक है, वहाँ पे मस्त काम करते हैं। Therefore, they are now consider increasing the retirement age of 70, which is at present 60 years। हमारे यहाँ पे 60 चल रहा है, उनके यहाँ 70 चल रहा है। ठीक है, अगर दूसरा एस्पेक्ट देखेंगे हम लोग, दूसरा नजरिया देखेंगे तो क्या है, नीड टू सी दिस कंट्री इन द एज स्ट्रक्चर द प्रोपोर्शन ऑफ चिल्ड्रन यंग अडल्ट इन दिस कंट्री लेस एंड डिक्रीजिंग, हेंस द कंट्री हैज इंक्रीज द रिटायरमेंट एज। अब क्या हो गया, जापान एक ऐसा देश है जहाँ पे बुढ़े लोग बहुत ज्यादा है और छोटे बच्चे कम हैं, इसीलिए जब छोटे यंग पॉपुलेशन है ही नहीं हमारे पास तो काम कौन करेगा, इसीलिए इनका जो रिटायरमेंट एज है 60 से इसको 70 कर दिया गया, ताकि तुम 10 साल और ज्यादा मेहनत करो तो जो दूसरे बच्चे हैं वो बड़े हो जाएंगे तो वो काम करेंगे। ठीक है, इन चाइना द रिटायरमेंट एज चेंज ओनली 2045 बिकॉज इट ओनली देन द प्रोपोर्शन ऑफ चिल्ड्रन आर यंग गोइंग ऑन reduce and structure give the life expectancy and continue rising in India। अब इंडिया का भी अगर एग्जाम्पल हो, चाइना का भी, तो चाइना में रिड्यूस हो रहा है लेकिन इंडिया में इंक्रीज हो रहा है। ये सारी चीजें देखने मिल रही है। हमें अपना पॉपुलेशन कहीं ना कहीं कम करना चाहिए, इसी में हमारी और देश की भलाई है। ठीक है, क्या सिर्फ पॉपुलेशन कम करने से हो जाएगा सर? नहीं, ये एक पैरामीटर है, ऐसे बहुत से पैरामीटर, जैसे बर्थ रेट, और ये देश पीछे जा रहा है। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारी चीज़ समझ में आई होगी। आगे हम लोग अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे लिटरेसी एंड एजुकेशन। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र।